तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सारणिक का विस्तार होता है हम किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के ही सापेक्ष करते हैं। जैसा कि अभी आपने ऊपर सीखा कि पंक्ति किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं। तो अगर हम किसी 3 कोटि की सारणी का विस्तार करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हो जाते हैं। उनमें से हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष उस सारणी का विस्तार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिख क्या रहा है कि सारणी का विस्तार जिस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करते हैं उसके प्रत्येक अवयव को लिख कर उसके सामने जो है उसका चिन्ह लगा देते हैं। अब इस विस्तार का चिन्ह भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम लेते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर कोई 3 कोटि का सारणिक हमारे पास है तो उसके लिए हम किस प्रकार से चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे पास एक सारणिक हो गया। अब इसमें हम चिन्हों को किस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास सामान्यतया 2 चिन्ह होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। अब इन्हीं के प्रयोग करके हम सारणिक में चिन्हों को ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे माइनस, फिर प्लस, उसके बाद माइनस, फिर इसके नीचे आ जाएंगे प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। तो आपने देखा होगा कि मैंने इन चिन्हों को कैसे लिखा है। यहाँ से मैंने शुरू किया और मैं इस तरह से आगे बढ़ता चला आया, जैसा कि इधर से गया और इधर से आया फिर इधर चला गया। जैसे उल्टा यस, अगर यस को उल्टा कर दिया जाए तो आपको इसी प्रकार की आकृति दिखेगी। तो आप दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो सारणिक विस्तार का चिन्ह होता है वो हम उल्टे यस के आकार में लेते हैं। प्लस माइनस प्लस, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ये हमेशा आपको पहली पंक्ति के पहले अवयव से शुरू करना है, उसके बाद उल्टे यस की तरह से अंतिम पंक्ति के अंतिम अवयव तक जाना है। और उन सभी चिन्हों को आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए, क्योंकि हम बार बार सवाल में लिखेंगे नहीं। इसीलिए जब हम सारणी का विस्तार करेंगे तो अपने आप से याद किए हुए चिन्हों की सहायता से ही हम इन सारणी को हल करेंगे। तो दोस्तों पुनः हम यहाँ पे आते हैं। अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि सारणी का विस्तार जिस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करते हैं उसके प्रत्येक अवयव को लिखकर उसके सामने उसका चिन्ह प्लस अथवा माइनस जो भी उसके विस्तार का चिन्ह होता है उसे लगा देते हैं। अब आगे देखिए क्या काम करते हैं दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के सापेक्ष हम उसकी विस्तार करना चाहते हैं उसमें से उस पंक्ति के हम पहले अवयव को लिखते हैं, और जिस अवयव को हम बाहर लिखते हैं उसके पहले उसका चिन्ह लगाना नहीं भूलते हैं। चिन्ह हमें अवश्य लगाना है। चिन्ह लगाने के बाद जिस अवयव पर हैं हम उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ दोनों को हम बंद कर देते हैं। जब हम इन दोनों को बंद करेंगे तो उन दोनों को बंद करने के बाद कुछ हमारे पास अवयव शेष बच जाएंगे। जो अवयव हमारे पास शेष बचेंगे उन्हें इस अवयव के ठीक सामने एक छोटी सारणी के रूप में लिख देंगे। छोटी सारणी के रूप में, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यही प्रक्रिया आप अगले अवयव के साथ कर सकते हैं। अगले अवयव के साथ उसके विस्तार का चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। अब उस पंक्ति में जितने अवयव हैं ये प्रक्रिया आपको सभी अवयवों के साथ करनी है और साथ में उनके विस्तार के चिन्हों को लगाते जाना है और उसके आगे उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ को बंद करके बचे हुए अवयवों को उसके आगे लिखता जाना है। अभी मैं आपको इसके एक उदाहरण के द्वारा क्लियर कर दूंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि सारणी के विस्तार का चिन्ह जो होता है उल्टे यस के आकार में चलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हमें किसी 3 कोटि की सारणी का विस्तार करना है तो उसमें 3 कोटि की सारणी हमें किस प्रकार से मिलेगी। पहले तो 3 पंक्तियाँ हो गई और इसमें देखिए ऊपर नीचे ये 3 स्तंभ हो गए। तो 3 तियाँ कुल 9 अवयव हो गए, अर्थात हमें कुल 9 चिन्ह मिलेंगे। अब इनको अगर हम ध्यान से देखें तो चिन्ह हम कैसे देंगे। पहले हम पहले अवयव के चिन्ह को देंगे प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर ये माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, माइनस और प्लस। इस प्रकार से हमें याद हो गया कि सभी अवयवों को कौन कौन सा चिन्ह मिलेगा। अब इन्हीं चिन्हों को याद करते हुए हम 3 कोटि के सारणी का विस्तार करना सीखेंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आगे मैं आपको 3 कोटि के सारणी का विस्तार करना बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम तो हम एक
एग्जाम्पल देखते हैं जो सामान्य अक्षरों पर आधारित है, जिसमें हमने एक 3 कोटि का एक सामान्य सारणिक लिया है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। पहली पंक्ति में हमारे पास अवयव हैं A1 B1 C1, दूसरी पंक्ति में है A2 B2 C2, तीसरी पंक्ति में है A3 B3 और C3। इसी प्रकार से स्तंभों को देखें तो पहले स्तंभ में है A1 A2 A3, फिर दूसरे स्तंभ में है B1 B2 B3 और तीसरे स्तंभ में है दोस्तों C1 C2 और C3। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 3 स्तंभ मिल गए हैं और 3 पंक्तियां मिल गई हैं। आपके पास 6 चीज़ें हो चुकी हैं। इन 6 में से आप किसी भी एक के सापेक्ष इस सारणी का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ये बात को ध्यान देना है कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के सापेक्ष आप विस्तार कर रहे हैं, उस पंक्ति या उस स्तंभ के सभी अवयवों का चिन्ह याद रखना ना भूलें। इसीलिए हम सामान्यतया सारणी का विस्तार R1 के सापेक्ष ही करते हैं। क्यों? क्योंकि R1 का अगर चिन्ह देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया, तो यहाँ पे पहली पंक्ति का जो चिन्ह है प्लस है, माइनस है और प्लस है। इसके आधार पर हम आसानी से बता सकते हैं कि पहली पंक्ति के जो 3 अवयव होंगे उनमें से पहले का चिन्ह प्लस होगा, दूसरे का माइनस होगा और तीसरे का प्लस होगा। अब मैं आपको इस सारणी का विस्तार करना सिखाता हूँ कि हमें इस सारणी का विस्तार कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सारणी है मैंने यहाँ पे लिखा R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो अब हम R1 के सापेक्ष यहाँ पे हम विस्तार करेंगे। यहाँ पे विस्तार रहेगा, इसको देख लीजिएगा। तो इसका विस्तार हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है कि पहली पंक्ति के तीनों अवयवों को लिख देना है, A1 B1 उसके बाद C1। और आप ध्यान से अगर देखें तो ये पाएंगे कि पहली पंक्ति के पहले अवयव के सामने हमने लगाया प्लस, दूसरे अवयव के सामने हमने लगाया माइनस और तीसरे अवयव के सामने हमने फिर लगा दिया प्लस। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहला काम तो हम ये शुरू करते हैं कि इनके सामने हमने ये जो छोटी छोटी सारणिक लगाई है, इनमें हमने अवयवों को कैसे लिखा है। अगर आपने यही समझ लिया तो आप सारणी का विस्तार करना आसानी से सीख जाएंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि हम इसे कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, मैं पुनः इस सारणी पर आना चाहता हूँ। अब मैं इस सारणी पर देखता हूँ यहाँ पर कि मैंने कैसे इसमें छोटी सारणी में अवयवों को लिखा है। अब देखिए, ये जो हमारी पहली सारणी दिख रही है, इसके पहले अवयव क्या लिखा हुआ है? A1। तो हमने अभी पीछे आपको क्या बताया कि सारणी का विस्तार करते समय जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करते हैं उसके अवयव को लिखते हैं और उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को बंद कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे अवयव लिखा A1, तो A1 की ये हो गई पंक्ति, A1 का ये हो गया स्तंभ। आपने इसको छोड़ दिया, ये खत्म हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या बचा, B2 B3 और C2 C3, जिसे मैंने यहाँ पे पहले सारणी में लिखा है। आ गया समझ में? क्लियर? यही काम मैं दूसरे अवयव के साथ करना चाहता हूँ। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हमारा दूसरा जो अवयव है ये है B1। तो यहाँ पे हमने लिखा B1 का मैंने चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे इसके पहले माइनस, ये आप भी मत भूलिएगा, चिन्ह आपको अवश्य लगाना है। अब देखिए, B1 की जो पंक्ति है, B1 की पंक्ति तो अभी R1 ही दिख रही है, यही वाली, इसको फिर आप बंद कर दीजिए। लेकिन इसका स्तंभ जो है वो C2 हो गया, आपने इसको बंद किया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख क्या रहा है? ये दिखा A2 A3, ये दिखा C2 C3। तो आप यहाँ पे A2 A3 और ये C2 C3 को लिखना मत भूलिएगा। इसके आगे हमने लिख दिया A2 A3 C2 C3। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये हमने ऊपर से नीचे देखा A2 A3, इसलिए यहाँ पे ऊपर से नीचे ही A2 A3 हम लिख सकते हैं। अगल बगल मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको पंक्ति में लिखा तो सवाल तुरंत गलत होगा। यही काम हम तीसरे अवयव C1 के साथ करते हैं। तो दोस्तों, ये तीसरा अवयव हमारा C1 जो दिख रहा है यहाँ पे, C1 के बारे में अब हम ध्यान से देखें तो हमने पुनः C1 को यहाँ पर लिखा। C1 का चिन्ह लगाना हम नहीं भूले। क्यों? क्योंकि विस्तार का चिन्ह हमें कैसे पता था, ये प्लस, ये माइनस और ये तीसरा वाला प्लस। तो जब तीनों अक्षर के चिन्ह हमको पता है तो यहाँ पे देखिए, पहले का चिन्ह हमने प्लस लगाया था, दूसरे का हमने माइनस लगाया, फिर यहाँ तीसरे का हमने प्लस लगाया। तो अब हम देखें कि C1 के आगे जो हमारी ये छोटी सारणी जो बनी है, ये वाली, इसमें हमने अवयवों को कैसे लिखा है। देखिए, हमने क्या बताया, विस्तार करते समय आप जिस अवयव को लिखिए उसकी पंक्ति और स्तंभ को बंद करिए, मतलब उसका खड़ी और पड़ी, साधारण भाषा में कहूँ तो ये हमारा हो गया पंक्ति, ये हमारा हो गया स्तंभ। इसको हमने बंद किया, आपको दिखा क्या, A2 A3 और
B2 B3, ये आपने लिख दिया A2 A3 फिर B2 B3। इस प्रकार से हमारी सारणी का तो विस्तार हो गया। ये काम आपको केवल एक ही पंक्ति के सापेक्ष करना है। ये नहीं कि आप क्या करें कि पहली पंक्ति के सापेक्ष भी कर लिए, फिर आगे प्लस लगा के दूसरी के सापेक्ष कर लें, तीसरी के सापेक्ष कर लें। ऐसा करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। करना आपको केवल एक ही पंक्ति के सापेक्ष है, या कोई एक ही स्तंभ आप ले सकते थे इसमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि ये जो छोटी छोटी सारणी बनी इसमें, अब इसका विस्तार कैसे करें। इसको ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए अब हम इसका विस्तार ध्यान देते हैं। तो अब ये जो छोटी सारणी बनी है इसमें हमारे पास 4 अवयव बचे हैं। 4 में से हम 2-2 अवयवों का क्रॉस गुणन कराते हैं। क्रॉस गुणन आप समझते होंगे, तिरछा गुणा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो B2 के सामने पड़ रहा है C3 और B3 के सामने पड़ रहा है C2। तो इसमें हम ये भी ध्यान देना है कि सबसे पहले गुणा किसका कराएं। तो गुणा किसका कराना है कि जो आपको इसमें पहला अवयव दिख रहा है इसका यहाँ पे क्रॉस वाले अवयव से गुणा पहले कराते हैं। जो आपको ऊपर पहला अवयव दिखेगा उसका गुणा क्रॉस वाले से पहले कराएंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कि B2 और C3, यहाँ पे देखिए आपको दिखा B2 और C3, ये दोनों आपको दिख रहे हैं B2 और C3। इसका गुणा हमने पहले कराया, इसको हमने लिख दिया B2C3। दूसरा, उसके बाद देखिए ये वाला जो बच रहा है, अब दूसरा ये देखेंगे ये हिस्सा, इसमें बचा B3 और C2। तो B3 और C2 आगे हमने दिखाया यहाँ पे कि इन दोनों का गुणा बाद में करते हैं। मतलब पहले इसका कर लिए पहले वाले का, फिर उसके बाद इन दोनों का गुणा बाद में करते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो जैसा कि हमारे यहाँ अवयव में तो कोई चिन्ह दिख नहीं रहा है, हमें केवल दिख रहा है B3 और C2। तो अगर B3 और C2 का गुणा करेंगे तो ये देखिए प्लस में आएगा, वो प्लस में आता है तो हमें उसका चिन्ह बदल के क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि इसका विस्तार हम कैसे करेंगे। इसी प्रकार से अन्य दोनों का भी विस्तार कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि B1 के बाद हमने लिखा A2C3 फिर A3C2। A2C3 का मतलब देखिए ये हमारा जो B1 वाला था इसमें भी गुणा पहले किसका करेंगे, पहले हम इसका गुणा करेंगे A2 और C3। देखिए दोस्तों यहाँ पे A2 और C3, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको दिख नहीं रहा है, इसको हटाता हूँ मैं तो आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे A2 और C3 ध्यान से दिख रहा है। इसी प्रकार आप इसको देख सकते हैं A3 और C2, ये हो गया A3C2। प्लस लगाया हमने, फिर से यहाँ पे प्लस लगा दिया, ये C1 लिखा हमने। C1 लिखने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो C1 लिखा हमने, C1 के बाद इसका गुणा कैसे करेंगे हम। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका गुणा करने के लिए हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं कि ये हमने लिखा C1, तो ये बाहर हमने C1 लिख दिया, उसके पहले चिन्ह प्लस लगा था, हमने प्लस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे ये दिखा हमें A2B3 पहला गुणा, तो A2 और B3 का हमने गुणा कर दिया, जैसा आया हमने उसको वैसे ही लिख दिया। फिर हमने गुणा कराया यहाँ पे A3 और B2 का, तो यहाँ पे देखिए आप गुणा करा सकते हैं A3 और B2 का, लेकिन फिर हमने इसके सामने चिन्ह माइनस लगाया। तो माइनस चिन्ह आपको नहीं लगाना है, आपको तो क्या करना है, इसका गुणा करिए, जो चिन्ह आए, अगर माइनस आता है तो आप प्लस लगाइए, अगर आप प्लस आता है तो आप माइनस लगाइए। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो एक अक्षर है जिसका गुणा हम नहीं कर सकते हैं, आगे मैं आपको इसका एग्जाम्पल एक संख्या वाले सारणी के द्वारा समझाता हूँ। जैसा कि देखिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल मिलेगा कि एक सारणी हमारे पास है जो निम्न प्रकार से बनी हुई है, जिसमें 3, 4, 7 अवयव लिखे गए हैं, फिर -1, 6, 5, फिर 2, 8, 10। ये एक प्रकार की हमारी सारणी है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये 3 पंक्तियां हैं और इसी प्रकार से 3 स्तंभ हैं, अर्थात यह एक सारणी है। कितने कोट की सारणी है, 3 × 3, क्योंकि 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ, अर्थात कुल इसमें 9 अवयव, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो अब हम इसका भी R1 के सापेक्ष ही विस्तार करना शुरू करते हैं। तो R1 के सापेक्ष जब हम विस्तार करेंगे तो सबसे पहले तो हमें R1 के तीनों अवयवों को देखना होगा। तो जो हमारे R1 के तीनों अवयव हैं वो 3 हैं, 4 हैं और 7 हैं। साथ में इनका चिन्ह ध्यान में रखना होगा, प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस। तो पहले हमने देखिए यहाँ पे 3 लिखा, फिर ये 4 लिखा, फिर ये 7 लिखा। इनके साथ देखिए हमने इनके चिन्हों को भी लगाया है, प्लस माइनस और प्लस।
अब इन सबके सामने एक छोटी छोटी सारणी बनाई गई है। इन छोटी सारणी में मैंने अवयव को कैसे रखना आपको पीछे सिखा दिया है। एक बार और आपको सिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला अवयव था हमारा 3। अब इस 3 के सामने जो छोटी सारणी बनी, इसमें अवयव को कैसे रखा गया, तो इसके लिए हमें सारणिक में जाना होगा, जो यहाँ पे हमें सामने दिख रही है। तो सारणिक में हमारा जो पहला अवयव 3 दिख रहा है, इसकी ये जो पंक्ति है और इसका ये जो स्तंभ है, इसको हमने बंद कर दिया। तो यहाँ पे अवयव हमको दिखा 6, 5, 8 और 10। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6, 5, 8 और 10। यहाँ पे हमने पंक्ति बोला, पंक्ति ये इस तरह से। उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा अवयव 4 है। तो 4 हमने लिखा, 4 के सामने ये चिन्ह माइनस लगाया। इसके सामने जो छोटी सारणी का, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 4 की पंक्ति को बंद करते हैं और इस 4 के स्तंभ को बंद करते हैं। जब हमने 4 की पंक्ति और 4 के स्तंभ को बंद कर दिया तो हमारे पास ये बचा -1 और 2, 5 और 10। चिन्ह लिखना मत भूलिएगा, चिन्ह अवश्य आपको लिखना है। तो -1, 2, 5 और 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार से हम आते हैं ये 7 के लिए। तो 7 का चिन्ह तो हमें प्लस मिला था पहले, क्योंकि प्लस माइनस और प्लस इस तरह से हमारा चिन्ह होता है। तो हमने 7 को यहाँ पे अंदर लिख दिया। फिर हमने एक छोटी सारणी बनाई। इस छोटी सारणी में अवयव को कैसे रखा, 7 की पंक्ति को हमने बंद किया और 7 के स्तंभ को हमने बंद किया। तो हमें अवयव जो मिले -1, 2, 6 और 8। तो -1, 2, 6 और 8 हमने लिख दिया। अब इसका गुणा कैसे करते हैं, हम इसको ध्यान देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका गुणा हम निम्न प्रकार से करते हैं। अभी हमने पीछे आपको सिखाया। तो सबसे पहले आप बताइए इसमें किसका गुणा करेंगे। +3 तो हमने बाहर यहाँ भी लिख दिया। देखिए 3 हमने लिख दिया। इसमें गुणा पहले किसका करेंगे, आपको पता होना चाहिए। किसका गुणा करेंगे, पहले गुणा हम 6 और 10 का करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 6 × 10 आपको समझने के लिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 6 10 में ये 60, जैसा हमने अगली लाइन में लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहला गुणा तो हमने करा दिया, दूसरा गुणा हम कराते हैं ये 8 और 5 का। तो 8 × 5 = 40, लेकिन ये तो आया प्लस में क्योंकि इसका चिन्ह कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमने इसके पहले क्या लगा दिया, माइनस। तो आप ये समझे रहिए कि पहला गुणा कराने के बाद आपको माइनस चिन्ह लगाने के बाद तब दूसरा गुणा लिखना है। अब दूसरा गुणा अगर माइनस में आया तो ये माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। दूसरा देखिए, हमने यहाँ पे 4 को देखा, यहाँ भी हमने -4 लिखा। अब इसमें किसका गुणा कराएंगे आप बताइए। पहले हम गुणा कराएंगे -1 और 10 का। तो ये हमने देखिए -1 और 10 का गुणा करा दिया। इसके चिन्ह को नहीं बदलना है, जैसा है आपको देखिए -1 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, -1 और 10 हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे फिर देखिए 2 और 5 का जब गुणा कराएंगे तो 2 × 5 = 10, यह तो आता है प्लस में, लेकिन हमने यहाँ पे लगाया माइनस, क्योंकि हम पीछे ही बता चुके हैं कि जब ये आप दूसरा गुणा करेंगे तो इसका चिन्ह बदलना आपको नहीं भूलना है। इसीलिए आप इसको कन्फर्म याद रखें कि आपको चिन्ह कैसे बदलना है। तीसरा अवयव फिर हमने लिखा 7। अब इसमें देखिए -1 का गुणा और 8 का गुणा पहले कराएंगे, इसका फिर चिन्ह नहीं बदलना है क्योंकि हम गुणा इसका पहले करा रहे हैं। तो -1 और 8 करा दिए। फिर 2 का गुणा 6 में कराया हमने, 2 × 6 हो गया। सामने देखिए हमने माइनस चिन्ह लगा दिया। अब इसका अंकों का गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस अंकों का गुणा करके आसानी से करने के बाद अब देखिए आपको 3 × 60 -40 मिल गया, 4 में 10 -10 मिल गया, और 7 के साथ -8 और -12 मिल गया। मैं नीचे की ओर बढ़ता हूँ तो 60 में से अगर 40 आप घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 20, 20 × 60 हो गया। उसके बाद ये देखिए माइनस माइनस जुड़ के माइनस ही लगेगा, माइनस माइनस प्लस मत कर लिएगा, माइनस माइनस गुणा करने पे प्लस होता है। अगर ऐड करना है तो माइनस और माइनस मिल के माइनस ही होते हैं, और 10 10 जुड़ जाएगा वो 20 हो जाएगा, और सामने आपका -4 यहाँ पे लगा रहेगा। उसके बाद 7 के साथ ये फिर दोनों वही कंडीशन में जुड़ जाएंगे, तो 20 × 7 हो गया। तो अब देखिए तो 20 × 3 ये 60 हो गया। ये माइनस माइनस का गुणा, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा जो है ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों का देखिए गुणा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो ये +80 हो गया। लेकिन यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस। तो 20 × 7 = 140। यहाँ पे हम देखते हैं 140 माइनस ये 80 और 60 को हम जोड़ दें तो प्लस में 140 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस में भी 140 आ जाएगा, दोनों कट गए 0। ये हमारा सारणिक का मान हो गया 0। इस प्रकार से आप सारणिक को हल करना आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर रिवाइंड करा देता हूँ, आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सारणिक थी, सारणिक के अवयव थे हमारे पास। R1 के सापेक्ष हमने इसका विस्तार किया। R1 के हमने तीनों अवयवों को लिया था, जिसमें 3, -4 और 7 दिखे। इनके सामने हमने छोटी सारणिक बनाई। छोटी सारणिक में हमने अवयव कैसे भरे, जिस अवयव को हमने लिखा उसकी पंक्ति और स्तंभ को हमने बंद कर दिया। पंक्ति और स्तंभ को बंद करने के बाद बाकी बचे अवयवों को हमने लिख दिया।
फिर हमने गुणा कराया। गुणा हमने किसका कराया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये गुणा आपको पहले करना है जिस पे मैंने टिक किया, ये गुणा हमेशा आपको पहले करना है और इसका चिन्ह नहीं बदलना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नहीं, मतलब इसका चिन्ह नहीं बदलना है आपको। बाद वाला जो गुणा कराएंगे उसका गुणा करा के आप चिन्ह बदल देंगे। फिर उसके बाद बाकी बचे संख्याओं का गुणा करके जोड़ घटाकर सारणिक का मान ज्ञात कर लेंगे, जो आपके दिए गए सारणिक का मान होगा। तो मैं यहाँ पर आगे आपको कुछ सवाल लिख देता हूँ जिन्हें आप अपने अभ्यास के लिए हल कर लीजिएगा। जैसा कि मैं आपको पहला सवाल देना चाहता हूँ, ये इस प्रकार से, ये देखिए इसको 3 7 8 14 6 5 7 4 2, ये आपका पहला सवाल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं अभी कट करूँगा तो ये हट जाएगा। इसको आप वीडियो को यूज करके नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ जिससे मैं दूसरा सवाल लिख सकूँ। दोस्तों मैं आपको ये दूसरा सवाल लिख के दिखाता हूँ। दूसरा सवाल है वो इस प्रकार से बनेगा। दूसरा सवाल ये इस प्रकार से बनता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका एक सवाल है, इसका भी आप विस्तार करके देख लीजिएगा आपको मान क्या प्राप्त होते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं 2 मानों को बता देता हूँ जो इसको हल करने के बाद आप इसमें रख सकते हैं। तो आप इसको हल करने के बाद जब इसमें रखेंगे तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या मान इसमें रखने हैं। पहला मान तो आपको ये रखना है कि अगर आपको गुणा करने के बाद ओमेगा क्यूब मिल गया तो इसके मान को 1 रखना मत भूलिएगा। और फिर दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। इससे आप अन्य मानों को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर पक्षांतर करूँ तो हमें क्या मिलेगा, ये ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 और माइनस ओमेगा मिल जाएगा, ये प्रकार से। इसी प्रकार से हम देखें तो हमें ये मिल जाएगा, अगर हम ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर को रोक लें तो पक्षांतर करने के बाद हमें मिल जाएगा -1। जिस प्रकार से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये 2 सवाल दे दिए हैं, आप इनको हल करके इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, जिसका समाधान मैं आपको अगले वीडियो में कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही मैं हाजिर होऊंगा आपके लिए अगली वीडियो के साथ।